हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल हमने वस्त्र विज्ञान वाला टॉपिक है वो चलाया था कि वस्त्र विज्ञान में रेशों का वर्गीकरण क्या होता है। तो आपको मैंने इतना ही बताया था कि जो हमारा वस्त्र विज्ञान वाला टॉपिक है उसमें हमें रेशे हैं वो कितने प्रकार के पढ़ने हैं। उन सारे रेशों का वर्गीकरण हमने कल किया था कि हमारा जो मेन वर्गीकरण है कि प्राकृतिक रेशे कौन से हैं और जानत्व रेशे कौन से हैं, साथ में हमारे जो खनिज वाले रेशे हैं वो कौन से हैं और मानवीयकृत रेशे हैं वो कौन से हैं। उन सब का हमने डिटेल देखा था, तने वाले, बीज वाले, पत्ती वाले, इस तरीके से, और जानवरों से मिलने वाले रेशे, उन सब के बारे में जाना था कि कितने प्रकार के रेशे हमारे टोटल हैं और उन सब का हमें कैसे अध्ययन करना है। तो जब आप इन रेशों के बारे में एक एक करके प्रकृति को पढ़ोगे तो उसके अंदर आपके एक चीज़ है, बीच बीच में जो शब्द आते हैं, ओटना आता है, कई बार कोए आते हैं, प्रतिस्कंदता आती है, इस तरीके के वर्डों का आपको सामना करना पड़ता है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो इसकी वस्त्र विज्ञान की शब्दावली से संबंधित है, ताकि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको इन शब्दावलियों का ज्ञान हो जाए, ताकि आपको बार बार में ये नहीं लगे कि हम ये शब्द क्या है और इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ बीच में इस शब्द का प्रयोग है वो क्यों किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। तो आज मैं हमारी परिभाषित शब्दावली है वस्त्र विज्ञान की, उसी से संबंधित अपना टॉपिक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। जैसे मैंने पहला टॉपिक यहाँ पे डाला है कोए। कोए क्या होते हैं, उनको इंग्लिश में पॉन्ड्स कहते हैं। ये कोए हमारे होते हैं, जैसे आपका कपास का पौधा है, इस कपास के पौधे के ऊपर इस तरीके का एक फल है, वो ऐसे इसके चारों तरफ है, वो पत्तियां लगी हुई होती है, और एक गुलाब का फूल में अगर आपने डोडी देखी है तो वो उस तरीके की एक डोडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोया कहते हैं। ये कोया कपास का एक फल का नाम है जो जिससे हमें कपास की खेती करने के ऊपर हमें कपास की प्राप्ति होती है। तो ये पका हुआ कपास का फल के नाम से जाना जाता है। जब हम कपास का टॉपिक पढ़ेंगे, सूती वस्त्र किस तरीके से हमारा निर्मित होता है, उससे हम कैसे धागा बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये कोई शब्द है वो आपको नज़र आएगा, ताकि जब आप ये कोए पढ़ो तो आपके दिमाग में ये नहीं हो कि ये कोया क्या है। तो कोया क्या है, एक कपास का पका हुआ फल होता है जिसके अंदर से हमें कपास की प्राप्ति होती है। दूसरा हमारा शब्द है ओटना, जिसको हम क्या कहते हैं, गिनिंग करना कहते हैं। अब ये हमारी कपास की जब प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आएगा, हमारा गिनिंग शब्द आएगा। तो गिनिंग का क्या होता है, जो कपास होता है हमारा, उस कपास के बीज के अंतर्गत आपको बिनोले मिलेंगे, यानी कपास के बीज मिलेंगे। कपास के बीज को हम किस नाम से जानते हैं, बिनोला के नाम से जानते हैं। और ये बिनोला को कपास से अलग करना ही हमारा क्या कहलाता है, ओटना कहलाता है, गिनिंग कहलाता है। कई बार इन जितने भी ये शब्द मैं आपको बता रही हूँ इसका इंग्लिश वर्ड आपको आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पेपर के अंदर हम देखेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के शब्द हैं आपको नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा गिनिंग क्या है, तो आपको वहाँ पे ये देखना होगा, ये प्रश्न आया हुआ भी है, गिनिंग का मतलब क्या होता है, और वहाँ आपको इनका अर्थ लिखा हुआ मिलेगा। उस अर्थ के आधार पर आपको ये देखना पड़ेगा कि गिनिंग क्या होता है। तीसरा हमारा है गांठें लगाना, जिसको ब्लैडिंग कहते हैं। तो ये गांठें लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे कपास के आपने मार्केट में देखे होंगे बड़े बड़े बंडल है जो कि बोरे के अंदर लिपटे हुए हमें मार्केट के अंदर दिखाई देते हैं। तो इनको क्या नाम से जाना जाता है, गांठें लगाना, इनको कहा जाता है गांठें। कपास के रेशों को बांधकर गट्ठर बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, गांठें लगाना कहा जाता है। फिर आता है धुनाई करना, जिसको कार्डिंग के नाम से
जाना जाता है। अब ये धुनाई करना भी, आप इसकी प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको बीच बीच में आपके नाम आएगा धुनाई करना, कपास के रेशों की धुनाई करना। अब ये धुनाई क्या होती है, आपने जब गद्दे और रिजाई भराने के लिए आप मार्केट में जाते हो इसकी चक्की के ऊपर, तो वो गांठें जो मार्केट में मिलती है उसमें जो रुई होती है वो बिल्कुल गांठ के रूप में होती है। अब उस रुई को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसकी कताई की प्रोसेस की जाती है, जिसको धुनाई कहा जाता है। धुनाई करने का मतलब यही होता है, जो रेशों के अंदर धूल, कण, मिट्टी, बीज, पत्ते, ये सब उसके अंदर मिक्स होते हैं। क्योंकि जब खेती की जाती है कपास की, तो उस कपास के बीज के साथ साथ उस पौधे के ऊपर वातावरण में क्या होता है, हमारे धूल, मिट्टी, कण है, वो सब उस कपास के फल के ऊपर लगती जाती है। और वही कपास क्या होता है, बोरे के अंदर हम बनकर उसकी गांठें हैं वो मार्केट में चली जाती है। जब इसकी ये धुनाई की प्रक्रिया होती है, तो इस धुनाई की प्रक्रिया में ये सारी इसकी गंदगी होती है, उसको हम अलग कर देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ये धुनाई करना यानी कार्डिंग की प्रोसेस है, वो कही जाती है। कंघी करना, जिसको कोम्बिंग कहा जाता है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, अपने बाल बनाते हैं, बाल बनाने के लिए कंघे का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होते हैं, छोटे टूटे फूटे बाल होते हैं, वो हमारे सारे अलग हो जाते हैं। तो रुई के अंदर भी यही प्रोसेस की जाती है, कोम्बिंग करना यानी कंघी करना। बड़े रेशों को, छोटे रेशों को, इनको दोनों को, बड़े को अलग करना है, छोटे को अलग करना है। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, कोम्बिंग कहलाती है। जो बड़े रेशे होते हैं उससे धागे का निर्माण होता है, और धागे के निर्माण के माध्यम से हम कपड़े बनाने की प्रोसेस को सही रूप से कार्य कर सकते हैं। तो उसको छोटे रेशे हैं उनको अलग कर लेते हैं, उनसे हम अलग प्रकार के जैसे गद्दे, तकिया आदि में भरने के लिए इन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, छोटे वाले रेशों को। रेशों के आधार पर भी हमारे क्या है, दो प्रकार के रेशों के आधार पर रेशे हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक को तो हम क्या कहते हैं, स्टेपल कहा जाता है, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट धागे, यानी रेशों के अकॉर्डिंग या उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग हम धागों को दो भागों में बांटते हैं। एक को तो स्टेपल कहा जाता है, दूसरे को हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये भी दो प्रकार की जो प्रोसेस है, तो इसमें हमारी कंघी बनाने में क्या हुआ है कि छोटे रेशे हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, और बड़े रेशे हैं उनसे धागा बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये छोटे रेशे होते हैं उनको हम स्टेपल कहते हैं, और बड़े रेशों को फिलामेंट कहा जाता है। इन दोनों को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इन दोनों ही बड़े रेशों को क्या कहा जाता है, छोटे रेशों को क्या कहा जाता है। तो ये दोनों पे ही प्रश्न हमारे हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इस पे भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये शब्दावली इसी तरीके के वर्ड है कि इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, वो शब्दावलियों से संबंधित ही आपको एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं। क्योंकि वस्त्र विज्ञान की जो शब्दावली वाले शब्द हैं उनका अर्थ बड़ा हार्ड होता है, मोस्टली बच्चों को इसका ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए इस पेपर के अंदर बच्चों के मार्क्स भी हैं वो कम देखे जाते हैं। इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे, रेशों के बारे में, कौन सा रेशा हमारा स्टेपल होता है और कौन सा रेशा हमारा फिलामेंट होता है। आगे चलते हैं, मिश्रित करना, ब्लेंडिंग करना, यानी जो विभिन्न प्रकार के रेशे हैं उनको मिलाने की प्रक्रिया, सबको हम मिक्स कर लेते हैं, तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, मिक्सिंग करना कहलाती है। आगे है पोनी बनाना। पोनी बनाना यानी जब सूत की कताई से पहले इसको पोनी बनाया जाता है। पोनी का मतलब क्या होता है, जब धागा बनेगा तो उस रुई को, कती हुई रुई को इस तरीके से बराबर शेप करके एक लंबी सी आकृति के अंदर उनको सेट किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोनी बनाना कहते हैं। ये पोनी बनेगी तभी इनसे धागा है वो बारीक बारीक इस तरीके से निकल के और उससे धागा बनने की प्रोसेस है आगे शुरू होती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोनिंग बनाना, सिल्वरिंग करना कहा जाता है। फिर आगे आता है कताई करना यानी स्पिनिंग करना,
इसका मतलब होता है इससे धागे का निर्माण करना, पोनी बनाना। ये हमने पोनी बना ली। पोनी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इससे धागा बनाने की प्रोसेस है कताई की जाती है। कताई के लिए भी कई प्रकार के हमारी छोटी सी तकली होती है जो पुराने ज़माने में काम में ली जाती थी। और एक गांधी जी के चरखे के बारे में आप सबको पता होगा। गांधी जी भी क्या करते थे, कॉटन से सूत या खादी जिसको कहा जाता है, खादी बनाने का कार्य है, उसको सूत काटने का कार्य किया करते थे। तो यही कताई आती है हमारी स्पिनिंग, जिससे धागा बनाने की प्रोसेस है वो हमारी चालू रहती है। फिर है परिसज्जा करना, यानी फिनिशिंग देना, वस्त्रों को फिनिशिंग करना। हमारा करघे से बन जाता है वस्त्र, तो उस वस्त्र को मैंने बताया था आपको कल, उसको कार्डिंग कहा जाता है। और कार्डिंग करने के बाद में उस ग्रे गुड्स कहा जाता है। ये जो करघे से वस्त्र उतरा है, उस ग्रे गुड्स वस्त्र के ऊपर ही हम क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग यानी उसकी परिसज्जा करते हैं वस्त्र, क्योंकि जब करघे से वस्त्र उतरता है तो उस वस्त्र की आकृति क्या होती है, इस तरीके से कहीं से सीधा नहीं होता, बल्कि चारों तरफ से उसकी आकृति होती है, विकृत होती है। फिर हमें उसके ऊपर फिनिशिंग देनी पड़ती है, और फिनिशिंग के माध्यम से ये कपड़ा बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई में समानांतर हो जाता है, बराबर दिखाई देता है, चमकीला शाइनिंग वाला इस तरीके का वस्त्र है वो हमें दिखाई देता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, वस्त्रों के ऊपर परिसज्जा कहा जाता है, जो अलग अलग तरीके की हम देते हैं। आप जितने रेशे पढ़ोगे उन अलग अलग रेशों के ऊपर अलग अलग फिनिशिंग का कार्य भी किया जाता है। सिलवट प्रतिरोधकता, वस्त्र के ऊपर सिलवट नहीं पड़ना, यानी जैसे कॉटन कपड़ा है, आप सभी जानते हो कॉटन कपड़े के अंतर्गत हमारी सिलवटें हैं वो सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब इस कपड़े को इस तरीके से तैयार किया जाता है, फिनिशिंग किया जाता है, ताकि इसके ऊपर सिलवटें हैं वो कम से कम पड़े। तो इसके लिए भी वस्त्र के अंदर क्या की जाती है, परिसज्जाई की जाती है। इनमें कीटाणु न लगे, इसके लिए परिसज्जाई की जाती है। इसमें फफूंद ना लगे, इसके लिए परिसज्जाई की जाती है। ये सिकुड़े नहीं, इसलिए इनके ऊपर परिसज्जाएं, अलग अलग परिसज्जाओं के माध्यम से कपड़े को आकर्षक सुंदर बनाने का कार्य है वो क्या किया जाता है, परिसज्जा के माध्यम से किया जाता है। आगे हमारा है टॉपिक सिलवट प्रतिरोधकता, जो कपड़े के अंदर सिलवट नहीं पड़ने के लिए दी जाती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे भी प्रश्न है वो बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्था का मतलब होता है इलास्टिसिटी, जिसके अंतर्गत हो। अब इससे आप इलास्टिक जानते हो, जो कपड़ों के अंदर डालने का कार्य करता है, उसको क्या करते हैं हम, खींचते हैं, उतना खींच जाता है और छोड़ने के बाद वो अपनी पूर्व आकृति के अंतर्गत आ जाता है। तो वस्त्रों के अंदर इस तरीके का गुण होना, खींचने के उपरांत अपनी पूर्व आकृति वापस ग्रहण कर लेना, इसे हम प्रत्यास्था के नाम से जानते हैं। तो आगे जब आप अलग अलग रेशों के गुण पढ़ोगे, विशेषता पढ़ोगे कि इस रेशे की सूती की विशेषता क्या है, ऊनी की विशेषता क्या है, सिल्क की विशेषता क्या है, तो वहाँ पर आपको ये शब्द बार बार परेशान करेंगे कि सूती वस्त्र में प्रत्यास्था कम होती है, तो सूती वस्त्र में प्रतिस्कंदता है वो भी कम देखी जाती है। ऊनी वस्त्र में प्रत्यास्था अधिक होती है, ऊनी वस्त्र में प्रतिस्कंदता अधिक होती है, कम होती है, रेशम में कम होती है। तो ये आपको हर जगह इसका मतलब समझना पड़ेगा। कॉटन कपड़े को आप कितना भी खींचो वो खींचता नहीं है, उसको छोड़ो तो वो वापस उतना ही रहता है। तो इसका मतलब ये प्रत्यास्था का मतलब यह है कि खींचने के उपरांत वो अपनी खिंच जाते हैं, छोड़ने पर अपनी पूर्व आकृति में आ जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था का गुण कहा जाता है। प्रतिस्कंदता, रिसिलेंसी, जिस वस्त्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा होती है वो वस्त्र क्या कहलाता है, प्रतिस्कंदता का गुण धारण किए हुए रहता है। इसका मतलब है रेशों के मूल रूप वापस ग्रहण करने की क्षमता। जैसे आपने देखा है हमारी जो कंबल या रजाई होती है उसको हम दबाते हैं तो वो क्या होती है, दब जाती है, और छोड़ते हैं तो वापस वो अपने पूर्व आकृति में आ जाती है।
यानी इनके अंदर क्या है, प्रतिस्कंदता है, रेशों के मूल रूप को वापस ग्रहण करने की क्षमता। धागे को पकड़ के देखें, इस तरीके से आप अपनी उंगलियों के बीच में दबाओगे तो वो चिपक जाएगा, और जैसे ही हम धागा उसको छोड़ेंगे तो वापस अपना पूर्व आकार रूप है वो धारण कर लेता है। जैसे ऊनी वस्त्र है, ऊन को आप जितना ज़्यादा दबाओगे वो दब जाता है, और वापस उसको छोड़ोगे तो वो फुला फुला वापस उसी तरीके का हो जाता है। तो ऊनी रेशों में ये दोनों गुण है वो सबसे ज़्यादा देखने की क्षमता पाई जाती है। नमदा, नमी, ताप, दाब के द्वारा ऊनी रेशों को जमाना, ये भी ऊनी, ये इतनी चीज़ें हमारी क्या थी, सूती वस्त्र से संबंधित थी, और ये आगे की जो चीज़ें शब्द आ रहे हैं ये हमारे ऊनी रेशों से संबंधित शब्द आ रहे हैं। इसके आगे अभी और भी शब्दावली है वो काफ़ी बची हुई है, तो इससे हमारा क्या होगा, सूती और ऊनी का टॉपिक है वो हमारा अच्छे से पूरा हो जाएगा। अगर इतने मीनिंग आपको आ जाते हैं तो उसके साथ हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा कंप्लीट सा माना जाएगा। तो ये नमदा क्या होता है, जैसे ऊन है, ऊन में भी हमने यही प्रोसेस की है, छोटे रेशों को अलग किया है, बड़े रेशों को अलग किया है। अब बड़े ऊन के रेशे हैं वो तो हमारे बुनाई के इन तरीके से काम आ जाता है, स्वेटर बनाने के। तो जो बड़े रेशे होते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, और जो छोटे रेशे होते हैं उनका हम नमदा बनाने के लिए काम में लेते हैं। नमदा बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे गलीचे वगैरह हैं, इस आकृति का हमें गलीचा बनाना है, तो इसके अंदर जो छोटे ऊन के रेशे हैं उनको हम इस पूरे में सेट करके आकृति के अंतर्गत इसको नमी, दाब, ताप, ये सारी प्रक्रिया देनी होती है। नमी, दाब, ताप और दबाव के द्वारा इन रेशों को इस प्रोसेस के अंदर सेट करना होता है, और फिर वो क्या बन जाता है, हमारा नमदा तैयार हो जाता है। तो छोटे रेशों को, ऊनी जो छोटे रेशे होते हैं उनकी सेट करने की प्रोसेस क्या होती है, हमारी नमदा बनाना होता है। खींचा हुआ ऊन आया हमारा, आगे जो शब्द आया है खींचा हुआ ऊन भी क्या होती है, भेड़ और बकरियों की जो ऊन निकालते हैं वो दो प्रकार से निकालते हैं। एक तो आपने देखा है कि मशीनों के द्वारा हम जीवित भेड़ों की ऊन निकालते हैं, और जो खींचा हुआ ऊन कहा जाता है ये मृत भेड़ का ऊन होता है। मृत भेड़ के शरीर से क्या किया जाता है, खींच के ऊन के रेशे निकाले जाते हैं, उनके ऊपर हम किसी भी प्रकार की मशीन वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन मृत भेड़ों से प्राप्त किया गया ऊन क्या होता है, खींचा हुआ ऊन के नाम से जाना जाता है। कीड़ों का पालन करना, ये हमारे रेशम से संबंधित है। कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी कि जो रेशम का कीड़ा होता है उसकी जो खेती की जाती है उस खेती को ही क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़ों की खेती करना सेरीकल्चर होता है, और ये खेती सहतूत के पत्तों के साथ की जाती है। सहतूत के पत्ते खाते हैं तो सहतूत के पेड़ लगाने होते हैं, और उन्हीं सहतूत के पेड़ों के माध्यम से इनकी प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो आज के वीडियो में हमारी शब्दावली है वो इतने ही वर्ड मैंने रखे हैं, आगे के वर्ड हम दूसरे टॉपिक के साथ है वो डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको समझ में आया है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट एवरीवन।